बिजनेस स्टडी अंडरस्टैंडिंग फॉर अ बिजनेस स्टडीज फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। बिजनेस स्टडीज़ को के अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज, ये सब। और सब उससे पहले आएगा सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप। राशन दुकान या किताब दुकान में देखा गया है, ये तो नॉर्मल दिखता ही है, तो उसको ज़्यादा समझाने बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। फर्म्स में साझेदार होते हैं 2 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं, लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है तो शायद 50 हो गया है, ठीक है। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। तो देखिए, पब्लिक कंपनी में शेयर और डिवेंचर इशू किया जाता है यहाँ पे, और उसके बाद और गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा बॉन्ड्स इशू किया जाता है। लेकिन ये सब अभी छोड़ो। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म्स हो, प्राइवेट कंपनी हो या किसी, सबका एक स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक गोल होगा। कोई टारगेट को अचीव करेगा, मतलब अचीव करने के बाद प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट कमाना एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब मैन पावर और रिसोर्सेस का यूज, लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके प्रॉफिट कमाया जाए, यही होता है। देखते कोई भी कंपनी हो या फर्म हो, उसका एक स्पेसिफिक गोल होगा, स्पेसिफिक गोल फॉर प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट अर्न करने का इच्छा होगा। फिर रिक्वायर्ड फाइनेंस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। फाइनेंस पैसा आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर गुड मैनेजमेंट फंक्शन, अच्छा मैनेजमेंट फंक्शन होगा तभी पैसों का सही जगह इस्तेमाल करके सही से प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। फॉर अ बेटर यूज मैन पावर और लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने भी कर्मचारी है, लेबर के लिए उसका सही इस्तेमाल और लिमिटेड रिसोर्सेज का सही बेटर यूज, तभी थी आपका टारगेट अचीव होगा। कोई भी कंपनी जो है मैन पावर और लिमिटेड रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करके टारगेट अचीव करेगी, प्रॉफिट अचीव करेगी। फिर उसके बाद कस्टमर चॉइस इंटरेस्ट, किसी भी कंपनी को देखना होगा अपना कस्टमर का चॉइस इंटरेस्ट, किस चीज़ का डिमांड है, उसको उसका नॉलेज किस प्रोडक्ट के प्रति किस तरह का है। उसके बाद मार्केट नॉलेज भी चाहिए। फिर उसके बाद कंपटीटर्स का भी ख्याल रखना है कि आपके कंपटीटर्स आपसे कितना पीछे है, कितना आगे है। तो आपको अपना सही मैनेजमेंट फंक्शन रखिएगा, तभी अपना कंपटीटर से कम्पीट कर पाइएगा। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉ, गवर्नमेंट का आगे आने वाला फ्यूचर पॉलिसीज और प्रेजेंट पॉलिसी किस प्रकार का, उससे भी बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉ का मतलब नियम कानून, किस प्रकार का नियम है किस स्टेट में, पूरे कंट्री में। फिर इलेक्शन से भी अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन में कौन सी पार्टी, नई पार्टी आएगी, क्या नई पॉलिसीज लाएगी, इससे भी बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज में देख लें, अगर आयरलैंड्स का 4G है तो वो टेक्निकल चेंज नहीं हुआ, एक तरह से टेक्नोलॉजी स्पीड हुआ, एक तरह का इंटरनेट का स्पीड हो गया, तो उससे भी थोड़ा भी होता है, इफेक्ट होता है। आपको मॉडर्न ज़माना के अनुसार अपग्रेड करना है बिजनेस को। और इन्वायरमेंटल चेंज में ले लेते हैं, फेस्टिवल को ले लेते हैं, होली हो गया, धनतेरस हो गया और दीपावली। तो होली में तो कलर पिचकारी का डिमांड रहेगा, और दिवाली में बम फटेगा, धनतेरस में सोना चांदी और पीतल वगैरह का रहता है डिमांड। इन्वायरमेंटल चेंज में बीमारी ले सकते हैं कोविड वगैरह को, तो उसमें मेडिकल से रिलेटेड जितने भी चीज़ है उसका डिमांड बढ़ जाएगा, दवाई और डॉक्टरों का। तो दवाई, इससे रिलेटेड दवाई, मेडिसिन्स का अधिक से अधिक डिमांड होगा, तो उससे भी इन्वायरमेंटल चेंजिंग आ सकता है। सभी बिजनेस एक तरह से बंद हुआ था। तो आगे देखते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशन से होते हैं, रोज़ रोज़ के छोटे बड़े गुड्स एंड सर्विसेज में जो खर्चा होता है, रोज़ रोज़ के खर्चे से लेना देना है इसका वर्किंग कैपिटल का। फिर कैश इन हैंड, हाथ में लिमिटेड अमाउंट तक कैश भी, मतलब बिजनेस में पैसा होना चाहिए जिससे वेजेज और सैलरी या क्विक करंट एसेट्स का परचेजिंग कर सके। और आगे कल्चर, ट्रेडिशन और कस्टम से भी अफेक्ट हो सकता है बिजनेस। और आगे में एक वर्ड आगे है वेजेस, सैलरीज तो हो गया था।
इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि 10 रुपया का काम अगर करना है तो 10 रुपया में किए और फिर मतलब अच्छे से मेरा काम 10 रुपया में हो गया। और इफ़िशियंट का मतलब 10 रुपया का काम को 7 रुपया में ही कर लिए, मतलब अच्छे से हो गया मेरा, सही से रिसोर्सेज का यूज भी हो गया, मैन पावर और रिसोर्सेज का यूज हो गया और 7 रुपया में ही मेरा काम हो गया, तो वो हो गया इफ़िशियंसी के साथ अपने काम किया। और इफ़ेक्टिवनेस हो गया वही 10 रुपया काम को 10 रुपया में ही ख़त्म किया, अच्छे से ही किया, लेकिन पैसा जितना अपने बजट बनाया था उतना ही में। अगर 10 का जगह 12 लग गया तो हाँ मैनेजमेंट फंक्शन ख़राब हो जाएगा। देखिए कोई भी स्टूडेंट है अगर क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम को अगर दे रहा है तो उसको भी इसी सब में सोल ट्रेडिंग के विषय में थोड़ा बहुत सोचे, फिर फार्म्स के बारे में सोचे, फिर प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज, इन सभी के विषय में सभी कंपनीज का रूल रेगुलेशन को ध्यान में रख के आंसर करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना पढ़े भी नॉर्मल नॉलेज के साथ पास किया जा सकता है। इसमें ध्यान रखना है स्पेसिफिक गोल होता है किसी भी कंपनी का, फिर उसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, पैसा अगर आ गया बिजनेस में उसको सही से इस्तेमाल सही जगह करना है गोल को अचीव करने के लिए, तो अच्छा मैनेजमेंट व्यवस्था होना ही चाहिए। उसके बाद से मैन पावर और लिमिटेड रिसोर्सेज का भी बढ़िया इस्तेमाल होना चाहिए। फिर यहाँ पे कस्टमर का चॉइस, इंटरेस्ट और डिमांड, मार्केट का नॉलेज किस प्रकार का आपका कस्टमर है उसको भी समझना ज़रूरी है, उसी से होगा काम। मार्केट को भी समझना जरूरी है, उसका मार्केट का क्या डिमांड है, पूरा मार्केट का एनालिसिस होना चाहिए सही तरीक़ा से। उसके बाद से कंपटीटर्स के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस में जगह पे कितना प्रकार के कंपटीशन मिलेगा आपको। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेंगे। इन्वायरमेंटल चेंज भी में भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज में भी पड़ सकता है। और वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, रोज़ रोज़ के खर्चे का देखभाल के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ अभी एग्जांपल बताया। देखिए मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आ जाएगा। प्लानिंग में मोटा मोटी सभी प्रकार का काम को देख लेना है, किस प्रकार से काम को करना है। इसमें मोटा मोटी सभी प्रकार के प्लान कर लेते तो उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में जैसे एक्शन करने से पहले कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का काम करेगा, ठीक है, उसको बहुत एक्शन करने से पहले मतलब क्लियर कट हो जाना चाहिए आपका कौन सा प्लान है, किस प्रकार का फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होगा तो उससे निपट सके, ठीक है। और मैनेजमेंट में यह भी ध्यान रखना है टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट और शायद लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो छोटा मोटा काम के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट से हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, और मीडियम काम के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, और जो बहुत टफ डिसीजन है उसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा।